गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अपने अक्टूबर मंथली टेस्ट की। आइए शुरू करते हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म? रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी? विडाल डी लाब्लाश, ग्रिफिथ टेलर, फ्रेडरिक रेडजेल एंड एलन सी सैम्पल। दीज आर द फोर ऑप्शंस। ग्रिफिथ टेलर इसका सही उत्तर है। बच्चों, ग्रिफिथ टेलर ने रुको और जाओ निश्चयवाद या वैज्ञानिक निश्चयवाद की ये संकल्पना दी थी। इस संकल्पना के विषय में थोड़ी जानकारी और बढ़ाते हैं। ये ग्रिफिथ टेलर महोदय हैं, इनका चित्र है। ग्रिफिथ टेलर जो कि एक ऑस्ट्रेलियन ज्योग्राफर थे, उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी, बहुत डिटेल स्टडी की थी। दुनिया की ज्योग्राफी के अलग अलग सेगमेंट्स पर उन्होंने काफ़ी सारा काम किया है। उनकी एक बहुत फेमस बुक थी ऑस्ट्रेलिया, जैसा कि साइड में आपको दिखाई दे रहा है। इस बुक में उन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की चर्चा की है। अभी हम जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट है स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, हिंदी में जिसे हम रुको और जाओ निश्चयवाद कहते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके कई सारे और नाम भी हमको चलन में दिखाई देते हैं। इसको नियो डिटर्मिनिज्म भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ये तीन नाम इसके चलन में हैं। स्टॉप एंड गो एक पॉपुलर नाम है, जिस नाम से इसकी संकल्पना ज़्यादा स्पष्ट हो पाती है। इसके अलावा इसको नियो डिटर्मिनिज्म या नव निश्चयवाद भी कहा जाता है, और कई बार कई जगहों पर इसको साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म यानी कि वैज्ञानिक निश्चयवाद के रूप में भी इसको संज्ञा दी जाती है। इस तरीके से इसके तीन नाम हैं, इससे भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। कई बार क्वेश्चन में साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म या न्यू डिटर्मिनिज्म की चर्चा होती है, लेकिन जैसा कि हम डिटर्मिनिज्म के बारे में जानते हैं, हम क्वेश्चन निश्चयवाद के बारे में लिख देते हैं, जबकि वास्तव में नव निश्चयवाद यानी ग्रिफिथ टेलर के इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात की गई होती है। अब हम बात करते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट पर। ये जो स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म है, इसको मैन एंड नेचर रिलेशनशिप में, मनुष्य और पर्यावरण के बीच जो संबंध है, उस संबंध में जो बहुत सारे सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के बीच में एक मीडियम पाथ माना जाता है। मीडियम पाथ यानी मध्यम मार्ग इसको हिंदी में कहा जाएगा। ये जो मीडियम पाथ है, ये किस प्रकार से बना है, इसकी थोड़ी भूमिका समझते हैं। इनके पहले तक इंटेलेक्चुअल क्लास में जिन दो कॉन्सेप्ट्स की बहुत ज़्यादा चर्चा है, वो दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल अपेक्स कॉन्सेप्ट हैं, मतलब दोनों अपने अपने आप में बिल्कुल धुर विरोधी कॉन्सेप्ट चलन में थे। पहले कॉन्सेप्ट का नाम था एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म यानी पर्यावरणीय निश्चयवाद, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट था वो पॉसिबिलिज्म के नाम से जाना जाता था, संभववाद के नाम से। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म दोनों ही मैन एंड नेचर रिलेशनशिप की बात करते हैं, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट में नेचर यहाँ पर हावी है और मैन जो है वो एक सेकेंडरी एलिमेंट के तौर पर हमें दिखाई देता है, जिसकी सारी डेस्टिनी, उसके सारे क्रियाकलाप, उसकी सारी एक्टिविटीज़ तय की जाती हैं नेचर के जरिए। नेचर डिटरमिन मैन्स डेस्टिनी। दिस इज इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पर्यावरणीय निश्चयवाद था ये। और इस कॉन्सेप्ट को समर्थन दिया था जर्मन स्कॉलर्स ने। जर्मन स्कूल का ये कॉन्सेप्ट कहा जाता है। इसी प्रकार से इसका धुर विरोधी जो कॉन्सेप्ट है, जो दूसरा सिद्धांत कहा जाता है, इसमें मैन को प्राइमरी एलिमेंट और नेचर को सेकेंडरी मान लिया गया है। यानी जो इंसानी क्षमता है, इंसान की टेक्निक है, उसका जो सभ्यता है, उसको सर्वोपरि स्थान दिया गया है। पॉसिबिलिटीज़ की बात की गई है, और नेचर यहाँ पर सेकेंडरी एलिमेंट के तौर पर हमें दिखाई देती है। यानी नेचर केवल फॉलो करती है मैन के इच्छाओं को, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने का साधन भर है। इस तरीके से ये जो दूसरा कॉन्सेप्ट था, ये पॉसिबिलिज्म के नाम से जाना गया, और इस कॉन्सेप्ट को समर्थन दिया था फ्रेंच स्कूल ने। फ्रेंच स्कूल यानी फ्रांसीसी जो विद्वान थे, भूगोलवेत्ता थे, उनका समर्थन इस संभववादी विचारधारा को था। यानी कि पूरे मैन एंड नेचर रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट है ग्लोबल लेवल पर, इसमें एक तरह का एक विरोधाभास हमें दिखाई देता है। दो अलग अलग स्कूल दो अलग अलग चरम अवस्थाओं की बात करते हैं, दो अलग अलग क्लाइमेक्स की बात करते हैं। इनमें कहीं पर भी सामंजस्य नहीं दिखाई देता। एक केवल नेचर की बात करता है और दूसरा केवल ह्यूमन सिविलाइजेशन की ताकत की बात करता है। एक ऐसे दौर में जबकि ये बहुत सारा क्लैशेस आपको दिखाई देता है इंटेलेक्चुअल क्लास में, वहाँ पर एक मीडियम पाथ बनाया, एक बैलेंस बनाने का काम किया इस नए कॉन्सेप्ट ने, जिसको नाम दिया गया स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। ये एक तरह का मीडियम पाथ है, यानी मध्यम मार्ग था जो दोनों के बीच में बैलेंस बनाता था। और इस कॉन्सेप्ट में ग्रिफिथ टेलर ने बहुत सुंदर ढंग से, बहुत अच्छे प्रकार से ट्रैफिक कंट्रोलर की जो स्थिति होती है, ट्रैफिक के सिग्नल्स होते हैं, जैसा कि हम ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में जानते हैं, रेड मीन्स स्टॉप, येलो मीन्स रेडी एंड ग्रीन मीन्स गो। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे ढंग से ह्यूमन सिविलाइजेशन और नेचर रिलेशनशिप के बीच में ग्रिफिथ टेलर ने समझाया। ऐसा बताया
कि जो नेचर है वो ट्रैफिक कंट्रोलर की भूमिका में है, और समझदार इंसान, बुद्धिमान जो इंसान है, उसका काम ये है कि वो नेचर के सिग्नल्स को समझे, कहाँ पर नेचर सीमाएं बनाती है वो स्टॉप करती है तो इंसान को रुक जाना चाहिए, और बाद में अपनी स्थिति के अनुरूप जैसे ही नेचर हमें ग्रीन सिग्नल करती है, नेचर हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करती है, तो हमें गो की तरफ जाना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और इस तरीके से जब हम विकास करेंगे तब वहाँ पर नेचर ही केवल हावी नहीं होगी, केवल मनुष्य की क्षमताएं ही हावी नहीं होंगी, यानी ये जो दोनों पहले वाले कॉन्सेप्ट हैं ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं, और तब होने वाला जो डेवलपमेंट होगा वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, एक संपोषणीय विकास होगा और टिकाऊ विकास होगा। वो इस तरीके से एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इंटेलेक्चुअल क्लास को, ज्योग्राफी को, ह्यूमन ज्योग्राफी को ग्रिफिथ टेलर ने स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म के जरिए दिया था। इस रुको और जाओ निश्चयवाद का शुरुआत किया था ग्रिफिथ टेलर ने। हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर ग्रिफिथ टेलर है। जबकि बाकी विकल्पों की भी थोड़ी सी बात कर लें, विडाल डी लाब्लाश, जैसा मैंने बताया, फ्रेंच स्कूल समर्थन करता था पॉसिबिलिज्म का, तो ये फ्रेंच स्कूल के एक विद्वान थे, और पॉसिबिलिज्म के जो कॉन्सेप्ट है, पॉसिबिलिस्टिक संभववादी जो विचारधारा है, उसका सबसे बड़ा नाम पॉल विडाल डी लाब्लाश थे। इसी तरीके से जब हम नीचे वाले दो विद्वानों की बात करते हैं, रेडजल और एलन सी सैम्पल, रेडजल वॉज अ जर्मन स्कॉलर एंड एलन सी सैम्पल अमेरिकन एक स्कॉलर थी। इन दोनों विद्वानों को जाना जाता है इनके इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म सपोर्टर के रूप में, यानी पर्यावरणीय निश्चयवाद के बड़े सपोर्टर के तौर पर रेडजल भी थे, और उनकी जो शिष्या थी अमेरिका की बहुत बड़ी ज्योग्राफर एलन सी सैम्पल, ये दोनों सपोर्टर थे पर्यावरणीय निश्चयवाद के। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ग्रिफिथ टेलर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following define human geography as human geography is the synthetic study of relationship between human societies and the earth surface? ये जो परिभाषा है मानव भूगोल की दी गई है, ये किस विद्वान की दी हुई है? मानव भूगोल मानवीय समाजों और भू सतह के मध्य संबंधों का एक संश्लेषित अध्ययन है। ये जो शब्द संश्लेषित अध्ययन है, यहाँ पर सिंथेटिक स्टडी लिखा गया है, हम इससे ही पहचान कर पाएंगे अपने उस विद्वान की जिसने ये परिभाषा मानव भूगोल की दी है। ये जो परिभाषा है ये दी हुई है फ्रेडरिक रेडजल की। ये रेडजल की डिफिनीशन है। अपनी टेक्स्ट बुक से थोड़ा विचार करते हैं, वहाँ पर 3 अलग अलग डिफिनीशन ह्यूमन ज्योग्राफी की दी गई हैं, और उनकी ज्योग्राफी में जो उनके कोर एलिमेंट हैं, उनकी ह्यूमन ज्योग्राफी की डिफिनीशन में जो मूल तत्व हैं हम उसकी पहचान कर लेते हैं, तो हमें विद्वान का नाम भी स्वतः ही याद हो जाता है। ये फ्रेडरिक रेडजल की एक पिक्चर है। ह्यूमन ज्योग्राफी की ये जो डिफिनीशन है आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है। ह्यूमन ज्योग्राफी की पहली डिफिनीशन दी गई है रेडजल की। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड द अर्थ सरफेस। अभी हमने इसकी बात की, यही कॉन्सेप्ट दिया गया था, और इनके कॉन्सेप्ट में जो कोर एलिमेंट है वो सिंथेसिस है। सिंथेसिस यानी संश्लेषण करना। जब किसी वस्तु के अलग अलग हिस्सों को, यानी बिखरी हुई चीज़ों को, बिखरे हुए तत्वों को जब हम जोड़ करके एक साथ इकट्ठा करते हैं और उसको जनरलाइज करते हैं, यानी सिंथेसाइज करते हुए हम जनरलाइज करते हैं, सामान्यीकरण करते हैं। संश्लेषण और सामान्यीकरण ये दोनों साथ साथ जुड़ी हैं। संश्लेषण में चीज़ों को हम मिलाते हैं। इस प्रकार का जो डिफिनीशन है वो रेडजल का दिया हुआ है। इनकी डिफिनीशन में सिंथेसिस या सिंथेटिक स्टडी इनका कोर एलिमेंट है। जबकि दूसरे के बारे में भी हम बात कर लें, एलन से सैम्पल ने जो डिफिनीशन दी है उसमें रिलेशनशिप की बात की है मैन एंड नेचर की, और अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। यहाँ पर जो डायनेमिज्म है, डायनेमिज्म यानी जो गत्यात्मकता है, संबंध जो लगातार बदलते हैं, दिस इज एवर चेंजिंग रिलेशनशिप, क्योंकि मनुष्य भी अस्थिर है और पृथ्वी भी लगातार प्रकृति क्रियाशील रहती है। प्रकृति क्रियाशील है, अस्थिर है, और मनुष्य भी क्रियाशील है। ऐसे दोनों ही लगातार काम करने वाले एलिमेंट्स के बीच में जो संबंध बनेगा वो भी एवर चेंजिंग होगा, लगातार बदलेगा। ये जो डायनेमिज्म है ये कोर कॉन्सेप्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी की डिफिनेशन में, जब हम एलन सी सैम्पल की बात करते हैं। पॉल विडाल डी लाब्लाश का कॉन्सेप्ट जो है उसमें कॉन्सेप्शन की बात की गई है, न्यू कॉन्सेप्शन। न्यू कॉन्सेप्शन जो है वो फिजिकल लॉज की बात करता है, यानी नेचर की ताकत की तो बात करता ही है जो गवर्न करते हैं अर्थ को, पृथ्वी को, सिस्टम को। उनके अलावा ह्यूमन बींग्स को भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, यानी यहाँ पर मानवीय क्षमता की बात की गई है, पॉसिबिलिटी की बात की गई है, न्यू कॉन्सेप्शन की बात की गई है। ये जो कॉन्सेप्ट है न्यू कॉन्सेप्शन का, ये पॉसिबिलिस्टिक व्यू है और पॉल विडाल डी लाब्लाश का दिया हुआ है। इस प्रकार से अपनी तीनों डिफिनेशन में जो हमारे टेक्स्ट बुक में डिस्कस की गई हैं उनको अलग अलग जा करके भी हम उनके विद्वानों के बारे में, उनके स्कूल्स, उनके कॉन्सेप्ट के बारे में समझ सकते हैं। सिंथेसिस जो शब्द है, सिंथेटिक जो स्टडी है वो रेडजल से जुड़ा है, वो जो जर्मन स्कूल के थे। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये डिफिनेशन फ्रेडरिक रेडजल की दी है, अभी अभी हमने इसको डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं। दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन आफ्टर दिस अबाउट
ड्यूलिज्म इन ज्योग्राफी, डाइकोटॉमी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डाइकोटॉमी अबाउट ज्योग्राफी, निम्नलिखित में से कौन सा द्विधात्व भूगोल में वैध नहीं है। बच्चों, हम जब द्विधात्व या ड्यूलिज्म को या डाइकोटॉमी को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि भूगोल कई सारे अलग अलग भागों में हमको दिखाई देता है। चाहे उनके कंटेंट्स की बात करें, चाहे उनके अप्रोचेस की बात करें, हमको ज्योग्राफी में एक तरह का विरोधाभास या एक तरह का दो तरह के तत्व हमें साथ साथ दिखाई देते हैं, और उन दोनों में कई सारे सेक्शन हमें पढ़ने पड़ते हैं। जब हम अपने टेक्स्ट बुक को देखते हैं वहाँ पर भी इनकी चर्चा है। टेक्स्ट बुक में जहाँ पर ड्यूलिज्म या डाइकोटॉमी की बात की गई है उसमें हम शुरुआत में ही देखते हैं कि हमारी जो ज्योग्राफी है वो साइंस के सब्जेक्ट के तौर पर भी दिखाई देती है, जहाँ पर हम फिजिकल या नेचुरल लॉज की बात करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमको ह्यूमन ज्योग्राफी के तत्व भी दिखाई देते हैं। यानी दोनों तरह का आपको ह्यूमन ज्योग्राफी भी दिखाई दे रही है, साथ साथ फिजिकल ज्योग्राफी भी दिखाई दे रही है। एक तरह का इनके बीच में दो तत्वों वाली बात हमें यहाँ पर दिखती है। ये फर्स्ट टाइप की हमें डाइकोटॉमी दिखाई देती है। इसके अलावा हम बात करते हैं ज्योग्राफी के और कंटेंट्स की, तो हमें ये ज्योग्राफी का जो नेचर है वो नोमोथेटिक यानी सिद्धांत बनाने वाला और इडियोग्राफिक यानी विवरणात्मक भी दिखाई देता है। तो नोमोथेटिक और इडियोग्राफिक के रूप में हमें दूसरे तरह का ड्यूलिज्म भी दिखाई देता है। साथ ही साथ हम रीजनल और सिस्टमैटिक अप्रोचेस की अगर बात करें, यानी उपागमों के आधार पर भी हमें रीजनल और सिस्टमैटिक के बीच में एक तीसरे तरह का ड्यूलिज्म भी दिखाई देता है। वास्तव में ज्योग्राफी में किसी प्रकार का ड्यूलिज्म या डाइकोटॉमी नहीं है, क्योंकि ये सारा एक ही सब्जेक्ट मैटर को पढ़ने का तरीका है। केवल जिस तरीके से बहुत सारी नदियाँ और उनकी ट्रिब्यूटरीज आकर के बाद में एक बड़े से सागर में ही मिल जाती हैं, उसी प्रकार से ज्योग्राफी का ये सारा नॉलेज अपने अलग अलग ब्रांचेस से होता हुआ, डिफरेंट अप्रोचेस को पार करता हुआ, उनकी मदद से ही आगे बढ़ता हुआ एक ही विज्ञान की शाखा में भूगोल में जाके समाहित हो जाता है। यानी किसी प्रकार की जो डाइकोटॉमी है या ड्यूलिज्म है वो ज्योग्राफी में नहीं है, लेकिन फिर भी दिखाई देने वाला या सतही ड्यूलिज्म जो हमें दिखाई देता है वो इन तीन रूपों में हमें ज़्यादा दिखता है: ह्यूमन वर्सेस फिजिकल, नोमोथेटिक वर्सेस इडियोग्राफिक एंड रीजनल वर्सेस सिस्टमैटिक। दीज थ्री टाइप ऑफ ड्यूलिज्म वो हमें दिखाई देता है अपने ज्योग्राफी में। विशेषकर जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं और ओवरऑल ज्योग्राफी की बात करते हैं, हमें तब भी ये चीज़ दिखती है। हमने भी पहचान की सिस्टमैटिक वर्सेस रीजनल ज्योग्राफी, ये इस तरह का ड्यूलिज्म हमें दिखता है। नोमोथेटिक वर्सेस इडियोग्राफिक, ये तरीका भी हमें दिखाई देता है ड्यूलिज्म के रूप में। और फिजिकल वर्सेस ह्यूमन, ये सबसे पहला प्राथमिक तरीका ही है। जब हम 11th-12th के सिलेबस को भी कंपैरिजन अगर करें, एक केवल इनमें इन चारों विकल्पों में सोशल एंड कल्चरल यानी सामाजिक बनाम सांस्कृतिक जो द्विधात्व है ड्यूलिज्म वो हमें नहीं दिखाई देता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि ये वैलिड ड्यूलिज्म नहीं है, भले ही सतही तौर पर ही क्यों ना हो। सोशल एंड कल्चरल इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्योग्राफर्स डिस्क्राइब द स्टेट कंट्री एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहाँ के भूगोलवेत्ताओं ने, फिल इन द ब्लैंक्स यानी यहाँ पर भरना है, वो कहाँ के भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने देश या राज्य को एक जीवित जीव यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में, एक जीवित जीव के रूप में बताया? ग्रीक, रोमन्स, फ्रेंच एंड जर्मन। बच्चों, इसका सही उत्तर है जर्मन। जर्मन जो स्कूल था, जर्मन जो आइडियोलॉजी थी, वो स्टेट को या राज्य को या देश को एक जीवित जीव के रूप में, ऑर्गेनिज्म के रूप में दिखाती थी। इस कॉन्सेप्ट को जरा विस्तृत तौर पर समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जर्मन स्कूल में बहुत बड़ा नाम थे फ्रेडरिक रेडजल, और फ्रेडरिक रेडजल के पहले के समय में बायोलॉजिकल साइंस में हमने चार्ल्स डार्विन का नाम सुना है। चार्ल्स डार्विन एक बहुत बड़े जीव विज्ञानी थे और इनका जो कॉन्सेप्ट था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का, यानी कि सबसे योग्य जो जीव है वही जीता है, योग्यतम की उत्तर जीविता, इस सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के कॉन्सेप्ट को डार्विनिज्म कहा गया बायोलॉजिकल साइंस में। और इस दौर में जबकि बहुत सारे जो अलग अलग सब्जेक्ट के जो इंटरडिसिप्लिनरी ज्ञान थे वो दूसरे विषयों में भी इस्तेमाल हो रहे थे, जर्मन स्कूल ने डार्विन के इस कॉन्सेप्ट को, डार्विनिज्म को, सोशल डार्विनिज्म में कन्वर्ट किया। सोशल डार्विनिज्म की जब हम बात करते हैं, सोशल डार्विनिज्म का मतलब है सामाजिक डार्विनवाद। और इस कॉन्सेप्ट में, जैसा कि डार्विन ने अपने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में ये बताया था कि जो सबसे योग्य नेचर में सबसे योग्य होता है, जो उस सर्वाइवल की जंग में जीत जाता है, वही जीता है। इसी प्रकार से सोसाइटी के ऊपर भी इस कॉन्सेप्ट को लागू करके सोशल डार्विनिज्म का कॉन्सेप्ट जर्मन स्कूल ने और फ्रेडरिक रेडजल ने महत्वपूर्ण तौर पर इसको स्थापित किया था। ये कॉन्सेप्ट क्या था? द स्टेट रिजेंबल्स अ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म whose life cycle extend from birth through maturity and the ultimately decline and death। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक जीवित जीव पैदा होता है, जन्म लेता है, उसी प्रकार से उसके जन्म के साथ साथ उसकी जो लाइफ साइकिल है वो आगे बढ़ती है मेच्योरिटी की तरफ, और बाद में वो बूढ़ा होता है, कमज़ोर होता है और वो मृत हो जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को
सीधे तौर पर सामाजिक जीवन के ऊपर भी लागू कर दिया, देशों को भी यानी स्टेट्स को भी। यहाँ पर स्टेट शब्द का अर्थ राज्य यानी प्रदेशों से नहीं है, प्रोविंसेस से नहीं है, देशों की बात की जा रही है। जो देश हैं वो देश भी अपने आप में एक बायोलॉजिकल एलिमेंट हैं और वो जीवित होते हैं, वो मैच्योर होते हैं, आगे बढ़ते हैं और लंबे जीवन के लिए जिस प्रकार हमें अच्छे पोषण की ज़रूरत होती है उसी प्रकार से स्टेट को भी पोषण की, न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। हम आगे की लाइन से भी समझते हैं, टू प्रोलॉन्ग इट्स एग्जिस्टेंस द स्टेट रिक्वायर्स नॉरिशमेंट। ये जो नॉरिशमेंट शब्द है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे कि जीवित जीवों को नॉरिशमेंट की और न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है जीने के लिए, उसी प्रकार से इन्होंने कहा जस्ट एन ऑर्गेनिज्म नीड फूड। जैसे नीड होती है ऑर्गेनिज्म को खाने की, उसी प्रकार से जो स्टेट्स हैं, जो प्रदेश हैं, जो देश हैं, उनको भी अपने नॉरिशमेंट के लिए, अपने पोषण के लिए आवश्यकता पड़ती है उनके खास भोजन की, जिसको टेरिटरी कहा यानी क्षेत्र कहा गया। और क्षेत्र ही उनका नॉरिशमेंट पूरा करते हैं। यानी हर देश को विकसित होने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्षेत्रों की आवश्यकता पड़ती है और वो क्षेत्र वो दूसरे देशों से छीन करके ले लेता है। यानी एक तरीके से विश्व को युद्ध की तरफ प्रेरित करने वाला एक कॉन्सेप्ट था। और जर्मन स्कूल के इस कॉन्सेप्ट को जर्मनी ने बहुत अच्छे ढंग से ले भी लिया था उनकी सोसाइटी में। जब हमें बाद में हिटलर का उदय दिखाई देता है, जर्मन जो कॉलोनिज्म की जो शुरुआत वो कोशिश करते हैं उस कॉलोनियल दौर में ही, और बाद में उसका जो परिणति है, उसका जो अंत है, हमें वर्ल्ड वॉर के रूप में दिखाई देता है। ये जर्मन स्कूल के इसी कॉन्सेप्ट की देन है, सोशल डार्विनिज्म की देन है। और इस प्रकार से जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया था स्टेट एज लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम उस पर वापस आ जाते हैं। हमारे क्वेश्चन में बताया गया है कि वो भूगोलवेत्ता कहाँ के थे जिन्होंने जीवित जीव के रूप में देश को बताया, वो जर्मन स्कॉलर थे। ये जर्मन स्कूल का कॉन्सेप्ट था। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट विच रिफ्लेक्ट अ मिडिल पाथ बिटवीन द टू आइडियाज ऑफ डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। हमने अभी अभी इसकी चर्चा की है स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म में, कि ये जो स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म है, न्यू डिटर्मिनिज्म है, साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म है, दिस इज द मिडिल पाथ बिटवीन द टू एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट ऑफ मैन एंड नेचर रिलेशनशिप। डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच में ये संतुलन बनाने वाला एक मध्यम मार्ग वाला विचारधारा था स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। आसान प्रश्न है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल का ये उपागम नहीं है। एक्सप्लेनेशन एंड डिस्क्रिप्शन, बिहेवियरल, रेडिकल एंड वेलफेयर, दीज फोर द ऑप्शंस। बच्चों, हमारे टेक्स्ट बुक में डिफरेंट अप्रोचेस की बात की गई है जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं। अर्ली कॉलोनियल पीरियड, लेटर कॉलोनियल पीरियड और डिफरेंट पीरियड्स में इनके अप्रोचेस की बात की गई। हम देखते हैं यहाँ पर रीजनल एनालिसिस है, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमनिस्टिक नेचर भी हमें दिखाई देता है, रेडिकलिज्म और बिहेवियरलिज्म की भी डेवलपमेंट हुई। वेलफेयर अप्रोचेस भी 70s के डिकेड में और उसके बाद के दशक में हमें ज्योग्राफी में, ह्यूमन ज्योग्राफी में दिखाई देती हैं। शुरुआती जो दौर था अर्ली कॉलोनियल पीरियड का, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन यानी खोज और विवरण का ये दौर था। खोज और विवरण के बाद आवश्यकता पड़ेगी, जब आप चीज़ों को ढूंढ लेंगे तब आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। सामान्य रूप से पहला ये जो दौर था ये केवल विवरण इकट्ठा करने तक था, यानी नई चीज़ें खोजना और उसका विवरण इकट्ठा करना। यहाँ पर पहले ही एक्सप्लेनेशन लिखा है, ये एक्सप्लेनेशन वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि बिहेवियरलिज्म ज्योग्राफी में हमें दिखता है, रेडिकल विचारधाराएं भी दिखाई देती हैं और वेलफेयर भी एक अप्रोच के तौर पर 70s 80s के डिकेड में हमें ज्योग्राफी में दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कोरोना पेंडेमिक के बारे में है, हमारे हाल फिलहाल का जो गतिविधियां हमारे आसपास हो रही हैं। कोरोना पेंडेमिक इज कंसर्न विद विच ऑफ दीज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। हमने ह्यूमन ज्योग्राफी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो पढ़े हैं। तो ये जो कोरोना का वैश्विक महामारी का ये जो दौर है, ये किस संकल्पना से ज़्यादा जुड़ा हुआ हमें लगता है? ये बिल्कुल अप्लाइड क्वेश्चन है, आसपास की चीज़ों से हमें जोड़ता है। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, प्रोबेबिलिज्म एंड स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, इनमें से 3 के बारे में हम जानते हैं। इसके बारे में आप अपनी आगे जो बड़ी क्लासेज हैं वहाँ पर इस नई विचारधारा के बारे में पढ़ेंगे। स्वाभाविक तौर पर ये कोरोना से जुड़ी हुई नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। और 3 के बारे में विशेष तौर पर हम जानते हैं। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म जहाँ पर नेचर आपका भविष्य तय करती है इंसानों का। स्टॉप एंड गो जो कि बैलेंस की बात करता है। ये दोनों ही बातें हमें यहाँ पर नहीं दिखाई देती, क्योंकि विश्व जो है एक बड़े संकट के दौर में है। और पॉसिबिलिज्म किस प्रकार से इसका सही उत्तर है, वास्तव में इसका सही उत्तर पॉसिबिलिज्म यानी संभववाद ही है। ये किस प्रकार से सही है इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। बच्चों, इन डायग्राम्स के जरिए इसे समझिए। बिल्कुल शुरुआत में बात करें पहले वाले डायग्राम से, पहले वाले ये जो पिक्चर दी गई है, हम देख सकते हैं कि दुनिया जो है बहुत वेल कनेक्टेड है आज के दौर में। चाहे हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, हमारा पूरा सिस्टम बहुत अच्छे ढंग से आपस में कनेक्टेड है। और ये कनेक्टिविटी हमें दुनिया भर में बेहतर तरीके से जुड़ने के लिए मदद करती है, ग्लोबलाइज होने में मदद करती है। हमने छोटी क्लासेस में ही ग्लोबलाइजेशन के
थीम को समझा है कि ग्लोबलाइजेशन क्या चीज़ है। ग्लोबलाइजेशन जिसमें कैपिटल का, ह्यूमन का यानी मैन पावर का भी, और साथ साथ कमोडिटीज़ का बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ से वहाँ तक शिफ्टिंग होता है इन प्लेन्स को देख करके, और ये आवाजाही और इनकी बहुत सारी जो मूवमेंट है इसको देख करके हम समझ सकते हैं कि हमारी जो मूवमेंट है आजकल वो ग्लोबल लेवल पर है। चाहे लोग जाएं, चाहे सामान जाएं, किसी भी प्रकार से हम ग्लोबल लेवल पर बहुत बड़ी जो हमारा आवागमन है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो बड़े पैमाने पर हो रहा है। और इसके साथ बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट तो हमें दिखाई देते हैं। यानी पहले से अगर दूसरे फिगर को हम कोरिलेट करें कि हमारी दुनिया ग्लोबलाइज हो चुकी है, वेल कनेक्टेड है आपस में, हमारी चीज़ें एक दूसरे तक आसानी से पहुंच जाती हैं। लेकिन केवल पॉजिटिव चीज़ें ही नहीं पहुंचती हैं, नकारात्मक चीज़ें भी उतनी ही तेज़ी से एक से दूसरे हिस्से में पहुंच जाती हैं। हम कोरोना की थोड़ी सी बात करें। कोरोना की शुरुआत हुई थी वुहान से, ये चाइना का एक शहर है। आपको पता है कि वुहान से समस्या शुरू हुई, फिर पूरे चीन में, और उसके बाद फिर पूरी दुनिया में इस बीमारी ने अपनी जगह बना ली। और इसमें बहुत बड़ी मदद की ग्लोबलाइजेशन ने। ग्लोबलाइजेशन सीधे तौर पर हम मानवों की क्षमता को दिखाता है कि हम कितने अच्छे ढंग से जुड़ गए, और इस जुड़ने के साथ हमने इस बीमारी को, जो कि एक लोकल बीमारी थी, वुहान के क्षेत्र में फैली हुई एक स्थानीय बीमारी वायरस के जरिए, उसने इस बीमारी को ग्लोबल बीमारी बना दिया। ग्लोबलाइजेशन के इस फैक्टर ने इस बीमारी को ग्लोबल बीमारी के तौर पर दिखा दिया। पूरी दुनिया ही क्वारंटीन हो गई कि जो कोरोना का संकट है, जो स्थानीय समस्या से लेके यानी लोकल से वो रीजनल होता हुआ ग्लोबल प्रॉब्लम बन गया। इसमें बहुत हद तक मदद की ग्लोबलाइजेशन ने। और ग्लोबलाइजेशन जो कि हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक बड़ा उपलब्धि के तौर पर, अचीवमेंट के तौर पर हम देखते हैं, ये उसी का परिणाम है। तो स्वाभाविक तौर पर हम इसे कोरिलेट कर सकते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, पॉसिबिलिज्म के साथ। दिस कोरोना पैंडेमिक इज कंसर्न विद पॉसिबिलिज्म, यानी संभववाद की विचारधारा से के साथ इसका संबंध हम समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब फील्ड ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी? निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक भूगोल की उपशाखा है? बच्चों, आर्थिक भूगोल यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी की जब हम बात करेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की भी बात आएंगी, और हम चारों विकल्पों पर विचार करें, हिस्ट्री, मिलिट्री, ज्योग्राफी ऑफ लेजर, एग्रीकल्चर हमें दिखाई देता है, दिस इज प्राइमरी टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो सीधे तौर पर हम इसे कोरिलेट कर सकते हैं कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी का एक सब ब्रांच के तौर पर एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, ये सारे उसके पार्ट्स हो सकते हैं। तो बतौर प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्रीकल्चर ज्योग्राफी इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। दिस इज सब फील्ड ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। दिस इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच पीरियड क्वांटिटेटिव थॉट बिकेम पॉपुलर इन ज्योग्राफिकल स्टडीज? किस अवधि में भौगोलिक अध्ययनों में मात्रात्मक विचार लोकप्रिय हुए? हमें फिर से अप्रोचेस पर और जो प्रवृत्तियां चेंज हो रही थी अपने टेक्स्ट बुक के उस पेज पर जाना होगा। बच्चों, इस टेबल 1.1 में ये चर्चा की गई है कि जो अलग अलग समय अंतरालों में जब ह्यूमन ज्योग्राफी को हम पढ़ते जाते हैं, किस प्रकार से जो ह्यूमन ज्योग्राफी थी वो अपने अप्रोचेस को बदल रही थी, उसमें जो विधियां इस्तेमाल होती थी उनमें बदलाव था। हम सीधे अपने उत्तर पर आ जाते हैं। लेट 1950s एंड लेट 60s, ये जो दौर था यानी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ज्योग्राफी में बहुत बड़े पैमाने पर जो फंडामेंटल साइंस के जो कॉन्सेप्ट थे, जो मैथमेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट थे, उनको इस्तेमाल किया जाने लगा था। लॉज ऑफ फिजिकल वेर ऑफन अप्लाइड टू मैप एंड एनालाइज ह्यूमन फिनोमिना। दिस फेज वॉज कॉल्ड क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। यानी भूगोल में बहुत ज़्यादा मात्रा में गणित और विज्ञान के सिद्धांतों को इस्तेमाल किया जाने लगा, उन्हें कोरिलेट किया जाने लगा। न्यूटन का जो कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशन की बात करता है, अट्रैक्शन की बात करता है, दो सेलेशियल बॉडीज़ के बीच में, दो मासेस के बीच में, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को इकोनॉमिक ज्योग्राफी, प्लानिंग और ज्योग्राफी के बाकी अलग अलग सेक्शंस में भी बतौर सिद्धांत लागू किया जाने लगा। बहुत सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन जुड़ जाता है इस दौर में। ये जो दौर था ये 50s और 60s के डिकेड में हमें ज्योग्राफी में देखने में मिलता है, और इसको नाम दिया गया था इस टर्म को क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, यानी मात्रात्मक क्रांति। अब हम आ जाते हैं अपने प्रश्न में। मात्रात्मक क्रांति या मात्रात्मक विचार जब लोकप्रिय हुए वो दौर कौन सा था? लेट 1950s का, 1950 के दशक से शुरू करके 1953 से लेकर ऑनवर्ड 1960s का जो शुरुआती दौर है, उसमें हमें दिखाई देता है बड़े पैमाने पर कि मात्रात्मक विचार भूगोल का हिस्सा बन गए थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्टिनेंट दैट हैज़ द लोएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, वो महाद्वीप जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। बच्चों, इस ऑप्शन में, इन चारों ऑप्शन में हमारे पास सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला भी जो ऑप्शन है वो है, ये फैक्चुअल डेटा है, आपको बिल्कुल याद करना है इसको। यूरोप में हमें ग्रोथ सबसे कम दिखाई देती है, जबकि अफ्रीका में हमें ग्रोथ सबसे ज़्यादा दिखाई देती है जब हम पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है यूरोप। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न,
द टर्म पॉपुलेशन, इस फिल इन द ब्लैंक्स में आपको चीज़ें भरनी है, वो क्या टर्म है जो पॉपुलेशन से जुड़ा है, रिफर्स टू द वे पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सरफेस। जनसंख्या का वो कौन सा हिस्सा है, कौन सा कॉन्सेप्ट है या कौन सा तत्व है जिस शब्द का आशय भूसतह पर लोगों का स्थान लेने या उनके बिखराव से जुड़ा हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ही हम बिखराव की बात करते हैं, डिस्पर्सन की बात करते हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द राइट आंसर। यानी किसी ज्योग्राफिकल एरिया में जनसंख्या का जो बिखराव है, उनका स्थान जो लेने का जो तरीका है वो किस प्रकार से है, अब वो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। जबकि हमारे बाकी सारे जो ऑप्शन हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, ये एक तरह का रेशियो होता है टोटल पॉपुलेशन और ज्योग्राफिकल एरिया के बीच में। दिस इज़ अ रेशियो बिटवीन पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर आप बात करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ टाइम के दो अलग अलग बिंदुओं में जनसंख्या में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, यानी चेंजेस किस तरीके से आते हैं पॉइंट के एक हिस्से से शुरू करके दूसरे हिस्से तक। वो 10 साल हो सकते हैं, वो 1 साल का समय हो सकता है। उन दोनों टाइम पॉइंट्स के बीच में पॉपुलेशन में किस तरह का चेंज आया है, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ है ये। डिवाइडेंट की बात करें, जनसंख्या विभाजक की बात करें तो जनसंख्या विभाजक जो है वो जनसंख्या के जो एलिमेंट्स हैं, जो पॉपुलेशन कंपोजिशन के जो एलिमेंट्स हैं उनमें होने वाला जो अंदरूनी बदलाव है, यानी जैसे आप एज कंपोजिशन की बात करें, एज स्ट्रक्चर की बात करें और उनमें किसी तरीके का बदलाव है कि वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, वर्किंग पॉपुलेशन कम हो रही है, या इसका उल्टा हो रहा है, यानी वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है और जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है उसकी मात्रा कम हो रही है। इस तरह के तत्व को पॉपुलेशन डिवाइडेंट कहा जाता है। हमने अभी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जुड़ा हुआ है सतह पर लोगों के स्थान लेने से, यानी क्या स्पेस वो सरफेस पर लेते हैं। हमने पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात की। मैप पर बच्चों हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को जिस मैप से दिखाते हैं, स्पेशल तरह के मैप से, वो मैप होता है डॉट मैप। डॉट का एक मान रखा जाता है, एक स्पेसिफिक वैल्यू रखी जाती है और उस डॉट्स के जरिए उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल इलाके में बहुत सारे डॉट्स बनाए जाते हैं। जितने कैलकुलेशन में डॉट्स आते हैं, एरिया वाइज हम उन डॉट्स को प्लॉट करते चलते हैं। यहाँ पर डॉट मैप देखने से भी अगर आपको ये संख्या न भी दी गई हो और ये चीज़ें भी न दी गई हो कि ये पॉपुलेशन है, फिर भी आप केवल डॉट्स देख करके बता सकते हैं कि जिस ज्योग्राफिकल एलिमेंट का इस पर प्रदर्शन किया गया है उसकी मात्रा किसी किसी इलाके में बहुत ज़्यादा हमें दिखाई देती है और कोई कोई इलाके जो हैं वहाँ पर काफ़ी बिखरी हुई संख्या, यानी यहाँ पर इनकी मात्रा कम है। अब हम पॉपुलेशन से इसको जोड़ करके देखें, हमें दिखता है कि जो फैक्टर्स हैं, जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, आप पहाड़ी क्षेत्र में देखें, कश्मीर में जनसंख्या का घनत्व तो कम दिखा है, जनसंख्या का जो बिखराव है वो कम दिख रहा है, दूर दूर दिख रहा है। हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, ये भी एक हिमालयन स्टेट है, यहाँ पर भी जनसंख्या इसी तरीके से बिखरी है। आप बात करें राजस्थान के पश्चिमी हिस्से की, तो वहाँ पर भी जनसंख्या का बिखराव उनकी एरिड कंडीशन से जुड़ा हुआ है। कच्छ के रण में भी ऐसा ही दिखाई देता है आपको। जबकि अगर आप इस मिडिल हिस्से को देखें, भारत के मध्य भारत के इस हिस्से को देखें जो कि इंडस का प्लेन है, इसके बाद फिर गंगा का प्लेन शुरू हो जाता है। गंगा को हम इंडिया की लाइफलाइन क्यों कहते हैं, हमें ये डॉट मैप देखने से भी क्लियर हो जाता है, क्योंकि गंगा का जो फ्लो जिस तरीके से होता है, उत्तराखंड से शुरू करके यूपी, बिहार और बंगाल होकर के इस पूरे हिस्से में जनसंख्या का ये बहुत सारा जो जमावट है, बहुत सारा जो जमघट है, ये हमें बता देती है कि क्यों फेवरेबल दशाएं हैं और जनसंख्या यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में मिलती है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डॉट मैप से हम इसे दिखाते हैं, ये आप याद रखेंगे। अपने क्वेश्चन में हमने पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की पहचान कर ली है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग द डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट्स मोर देन 200% पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द वर्ल्ड। यानी 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा किसी क्षेत्र में जब जनसंख्या रह रही होती है तो उसका घनत्व काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, वो विश्व के सघन जनसंख्या वाले इलाकों में गिना जाता है। आपको अपने इस प्रश्न में बताना है कि वो कौन सा क्षेत्र है जो इन क्षेत्रों में शामिल नहीं है, यानी यहाँ की जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है। साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ वेस्ट यूरोप, नॉर्थ ईस्ट यूएस एंड नॉर्वे, दीज आर द ऑप्शन। हम जरा मैप पर विचार करें। ये पॉपुलेशन डेंसिटी का एक मैप है। इस मैप में हम देख सकते हैं मोर देन 200% पर स्क्वायर किलोमीटर की जो डेंसिटी, यानी सर्वाधिक घनत्व वाले जो विश्व के इलाके हैं उनमें हमारा जो ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है और साउथ एशिया दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ इसमें वेस्टर्न यूरोप और जो अटलांटिक कोस्ट है यूएस का, ये सारे के सारे क्षेत्र इसमें शामिल हैं। ऑप्शन में दिए गए जो क्षेत्र थे, अटलांटिक कोस्ट यूएस का, वेस्टर्न यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया, ये तीनों ही क्षेत्र सघन जनसंख्या वाले हैं, मोर देन 200% पर स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा की डेंसिटी वाले हैं। जबकि जो चौथा ऑप्शन था नॉर्वे का, ये नॉर्वे है और नॉर्वे में हमें दिखाई देता है कि अगर हम केवल नीचे वाले कोस्टल इलाकों को छोड़ दें, जो बिल्कुल तटीय इलाके हैं नीचे की तरफ,
उस हिस्से में छोड़ दें तो ज़्यादातर देश में जनसंख्या का जो घनत्व है वो 1 से लेकर के 10 के बीच में या 1 से भी कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से दिखाई देता है। यानी ये जो नॉर्वे का क्षेत्र है वो बहुत कम जनसंख्या के घनत्व वाला क्षेत्र है, विरल जनसंख्या वाला देश है। नॉर्वे इज़ द राइट आंसर, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट यूएस हमने देखा अटलांटिक कोस्ट पर भी जनसंख्या ज़्यादा है, नॉर्थ वेस्ट यूरोप में भी जनसंख्या अच्छी खासी है, और साउथ ईस्ट एशिया भी ज़्यादा सघन जनसंख्या वाला एक क्षेत्र है। नॉर्वे इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ डेथ्स इन अ पर्टिकुलर ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड। किसी क्षेत्र में वर्ष विशेष में प्रति 1000 जनसंख्या पर मृत्यु की संख्या को क्या कहा जाता है? मृत्यु की संख्या की बात की जाएगी तो ये जो फिनोमेना है उसको हम CDR के नाम से दिखाते हैं। CDR इज क्रूड डेथ रेट। ये अशोधित मृत्यु दर है, इसको हम CDR से दिखाते हैं, और ये प्रति 1000 पर मृत्यु की संख्या को दिखाता है। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। दिस इज CDR का जो फॉर्मूला है, दिस इज CDR इज इक्वल टू D/P × 1000, यानी प्रति 1000 पर हम आंकड़ों को निकालते हैं। प्रति 1000 में कितनी मृत्यु हुई है, वेयर D इज नंबर ऑफ डेथ्स इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जो समय है जिस वर्ष की बात की जा रही है वहाँ पर कितनी मृत्यु है, और उसी वर्ष में मिड में पॉपुलेशन का जो एस्टिमेशन है वो कितना है, दैट इज P। इन दोनों के रेशियो को प्रति 1000 पर जब हम निकालते हैं तो हमें CDR मिल जाता है, क्रूड डेथ रेट मिल जाती है। ये पॉपुलेशन चेंज को समझने का बहुत अच्छा तरीका है। ये एक कंपोनेंट है उसका, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट CDR, दिस इज क्रूड डेथ रेट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ CBR। ये CDR की तरह ही ये भी पॉपुलेशन चेंज का एक बड़ा कंपोनेंट है। इसको हम क्रूड बर्थ रेट यानी जन्मदर के तौर पर देखते हैं। ये अशोधित जन्मदर है, क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट भी बिल्कुल डेथ रेट जैसा है, इसका सिंपल फॉर्मूला है, आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। हियर इज CBR इज इक्वल टू BI/P × 1000। यहाँ पर केवल एक मामूली सा अंतर है, यहाँ पर लाइव बर्थ्स को जोड़ा जाता है BI के रूप में, और टोटल पॉपुलेशन के साथ 1000 के अनुपात में ये भी रेशियो निकाला जाता है, और ये अशोधित जन्मदर को दिखाता है। हमने जन्मदर और मृत्युदर दोनों की बात कर ली। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी डिक्लाइन कंसिडरेबली, द पॉपुलेशन इज आइदर स्टेबल और ग्रोज स्लोली। ये एक स्टेटमेंट है। आइडेंटिफाई द स्टेज अकॉर्डिंग टू द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। बच्चों, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल में या जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में हमने पढ़ा है कि DR और BR यानी बर्थ रेट और डेथ रेट, इन दोनों के रिलेशनशिप की बात की जाती है। इसमें शुरुआत में ही बताया गया कि फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी दोनों ही डिक्लाइन करती हैं, दोनों ही कम होती हैं, दोनों का ही जो रेशियो है वो कम हमें दिखाई देता है, और साथ में जनसंख्या जो है वो स्टेबल दिखाई देती है या बहुत धीमी गति से बढ़ती है। ये किस स्टेज में होता है? यहाँ पर जिन स्टेजेस की चर्चा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ स्टेज नहीं, क्योंकि हमने अपनी टेक्स्ट बुक में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की जिस मॉडल को पढ़ा है उसमें 3 स्टेज के कॉन्सेप्ट की बात की गई है। हम इसे जरा डायग्राम से समझने का प्रयास करें पहले, फिर हम उत्तर तक पहुँचेंगे। ये डायग्राम आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट की। इन शॉर्ट हमने बात की है कि ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है ये DR और BR के रिलेशनशिप की बात करता है, यानी जन्म और मृत्यु का जो अनुपात है, उनका जो साथ साथ इन दोनों के का जो संबंध है इसके साथ विकसित होता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट 3 अलग अलग स्टेजेस में है, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। पहले स्टेज में अगर हम पहले बर्थ की बात करें, बर्थ और डेथ दोनों ही दिखाए गए। यहाँ पर देखिए 1000 में डेथ और बर्थ दोनों को साथ साथ दिखाया गया है, और दूसरी एक्सेस पर टाइम को दिखाया गया है। टाइम के अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ भी हैं, इसकी भी बात हम करेंगे। हम शुरुआत में देखते हैं जो पहली स्टेज है वहाँ पर जन्मदर, अगर जन्मदर को हम ग्रीन कलर की लाइन से बनाएं तो जन्मदर बहुत हाई है, यानी 1000 में 35 हमको CBR दिखाई दे रही है, और ये काफ़ी ऊंची रहती है पहली स्टेज में, यानी बहुत ज़्यादा संख्या में जन्म होते हैं। और स्वाभाविक तौर पर ये जो समाज है ये कम विकसित समाज है, यहाँ पर जागरूकता में कमी रहती है और जन्म ज़्यादा मात्रा में होता रहता है। बाद में जब स्टेज 2 आती है, यानी जब थोड़ा सा समृद्धि बढ़ती है, तो शुरुआत में ये जो जन्म दर है इस पर कोई खास असर नहीं पड़ता, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समाज विकसित होता चलता है यहाँ पर जन्म दर में हमें कमी देखने को मिलती है, और धीरे धीरे इस पूरी सेकंड स्टेज में जन्म दर गिरती जाती है, जो बर्थ रेट है वो डाउन होती जाती है, और बाद में नीचे जा करके फिर वो वापस फिर से फ्लक्चुएटिंग स्टेज में आ जाती है। ये फ्लक्चुएशन यहाँ पर जरूर है, लेकिन ये लो फ्लक्चुएटिंग है, जबकि पहली स्टेज में हमें फ्लक्चुएशन दिखाई देता है BR में, लेकिन ये हाई फ्लक्चुएटिंग रेट है। अब हम बात करते हैं डेथ रेट की। डेथ रेट को हम दूसरी लाइन से समझते हैं। इसी समय में जबकि पहली स्टेज की हम बात करें तो यहाँ पर हमें डेथ रेट भी फ्लक्चुएटिंग दिखाई देती है, लेकिन दिस वन इज ऑल्सो हाई फ्लक्चुएटिंग,
और ये जन्म के साथ काफ़ी ऊंची बनी रहती है। ऐसे देशों में जहाँ पर लिटरेसी का अभाव है, जहाँ पर पब्लिक अवेयरनेस का अभाव है, जनसंख्या ज़्यादा तो होती है, जन्म ज़्यादा होता है, लेकिन साथ साथ क्योंकि बहुत सारी कमियाँ भी यहाँ पर होती हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होती, बीमारियों का बोलबाला होता है, और साथ साथ खाने पीने का साधन भी ठीक ढंग से उपलब्ध नहीं होता ज़्यादा जनसंख्या को देने के लिए, तो यहाँ पर मृत्यु भी ज़्यादा होती है। जन्म और मृत्यु दोनों आपको हाई दिखाई दे रही है, इसलिए इसको हाई फ्लक्चुएटिंग लिखा है। जब फिर सोसाइटी थोड़ी चेंज होती है, थोड़ी सुविधाएं बढ़ती हैं, सबसे पहले सुविधाएं बढ़ती हैं मेडिकल फैसिलिटी के रूप में, और जो डेथ रेट है बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ डाउन होती है, बहुत नीचे गिरते हुए ये धीरे धीरे बाद में जन्म दर क्योंकि नीचे आ रही है, वो दोनों आकर के साथ में मिल जाती हैं। सेकंड स्टेज तक इनके बीच में हमें अंतर दिखाई देता है, लेकिन थर्ड स्टेज में वापस ये फिर साथ साथ आ जाती है पहली स्टेज जैसा, और यहाँ पर फिर से एक तरह का फ्लक्चुएटिंग सिचुएशन हमें दिखाई देती है। लो फ्लक्चुएशन, यहाँ पर आंकड़े कम में आ जाते हैं, फ्लक्चुएशन यहाँ पर भी दिखाई देता है। इस प्रकार से अगर हम देखें अपने तीनों ही स्टेज में, तो तीनों स्टेज में ये जो बीच वाला हिस्सा है सेकंड स्टेज वाला, यहाँ पर हमें इनके बीच का गैप लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ये जो स्टेज है यहाँ पर पॉपुलेशन में एक तरह का एक्सप्लोजन हो जाता है। जब हम ग्रोथ की बात करें, अगर इसमें एक और तरह का अगर हम लाइन क्रिएट करने की कोशिश करें ग्रोथ की, तो आपको यहाँ पर ग्रोथ दिखाई देगी। ये जो पॉपुलेशन, अगर हम येलो लाइन को पॉपुलेशन ग्रोथ की लाइन मान लें, तो पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत कम दिखाई देती है फर्स्ट स्टेज में, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा जन्म लेती है लेकिन मृत्यु भी ज़्यादा होती रहती है। लेकिन साथ ही साथ जैसे आप सेकंड स्टेज में जाते हैं, सेकंड स्टेज में सुविधाएं बढ़ने के साथ मृत्यु दर में कमी आती है और जन्म जो है बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाने लगता है। जन्म बहुत ज़्यादा होता है और बाद में जब फिर पब्लिक अवेयरनेस बढ़ना शुरू होती है तो वो धीरे धीरे उसमें कमी आती है, फिर वो कम होते होते थर्ड स्टेज तक आते आते काफ़ी नीचे चला जाता है। हमें पहले स्टेज को पता है कि ये हाई फ्लक्चुएटिंग है DRBR के रिलेशन की वजह से, थर्ड स्टेज भी लो फ्लक्चुएटिंग है लेकिन लो फ्लक्चुएटिंग है। पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पर डाउन हो जाती है। पहले और तीसरे दोनों ही स्टेजेस में हमें पॉपुलेशन ग्रोथ कम दिखाई देती है, जबकि सेकंड स्टेज, जिसको एक्सपेंडिंग स्टेज भी कहा गया है, इस स्टेज में जनसंख्या का वृद्धि, पॉपुलेशन का ग्रोथ हमें सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। हम नीचे की तरफ बात कर लें, बहुत सारे देशों के एग्जाम्पल हैं। वो कौन से देश हैं जहाँ पर फर्स्ट स्टेज में या सेकंड स्टेज के पहले हाफ में और सेकंड हाफ में कौन से देश हैं, और कौन से विकसित देश हैं जो कि थर्ड स्टेज तक पहुँच गए हैं, उनका उदाहरण भी आपकी इस टेक्स्ट बुक में इस डायग्राम के जरिए समझाया गया है। हमने अपने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को थोड़ा समझ लिया है। अब हम अपने प्रश्न में वापस आते हैं। हमारा प्रश्न था कि ये जो DRBR है वो दोनों डाउन है, और साथ में जो जनसंख्या की गति है वो बहुत धीमी हो जाती है। जनसंख्या की जो धीमी गति है, पॉपुलेशन ग्रोथ, हमने जाना कि वो फर्स्ट और थर्ड दोनों ही स्टेज में, सेकंड स्टेज तो एक्सपेंडिंग है इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। थर्ड और फर्स्ट के बीच में कन्फ्यूजन रह जाता है क्योंकि दोनों में ही पॉपुलेशन की ग्रोथ धीमी है, लेकिन यहाँ पर DR और BR का जो वैल्यू है वो दोनों डाउन है। फर्स्ट स्टेज में BR और DR दोनों हाई होते हैं लेकिन ग्रोथ कम होती है, और थर्ड स्टेज में BR और DR भी डाउन होते हैं, साथ साथ पॉपुलेशन ग्रोथ ओवरऑल भी कम हो जाती है। यानी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज का ये कैरेक्टर है जहाँ पर BR DR डाउन होते हैं, कम होते हैं, और साथ में पॉपुलेशन ग्रोथ भी कम होती है। स्टेज थर्ड इज द राइट आंसर एज पर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एक और प्रश्न डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी के बारे में ही है। द फर्स्ट स्टेज हैज़ हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टेलिटी बिकॉज पीपल रिप्रोड्यूस मोर टू कंपनसेट द डेथ्स ड्यू टू एपिडेमिक्स एंड वेरिएबल फूड सप्लाई। ये जो फिनोमेना है ये सीधे तौर पर हमें पहली स्टेज से जुड़ा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर हाई फर्टिलिटी या हाई जो BR है वो तो है ही है, साथ साथ हाई मोर्टेलिटी भी दिखाई देती है, और जनसंख्या में बहुत कमी नहीं आ जाए, वहाँ पर बच्चों का जन्म ज़्यादा होता है और मृत्यु भी ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ कम रहती है। और वास्तव में भोजन की जो उपलब्धता है जो पर्याप्त नहीं होती है मौसम के चेंज होने से, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के बेहतर नहीं डेवलप होने से, बहुत सारी महामारियों की वजह से डेथ ज़्यादा होती है, और डेथ को कंपनसेट करने के लिए वहाँ पर लोग बच्चे भी ज़्यादा पैदा करते हैं ताकि उनका जो सभ्यता है, उनका जो परिवार है वो बचा रहे। तो ये ट्रू फैक्ट है फर्स्ट स्टेज के बारे में। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पुश फैक्टर। पुश फैक्टर और पुल फैक्टर की बात हमने की थी माइग्रेशन फिनोमेना में। ये पॉपुलेशन चेंज का एक मेजर कंपोनेंट है। हम जरा उन दोनों पुश फैक्टर और पुल फैक्टर को समझते हैं पहले। Here are the factors related to migration. पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर हम दोनों को अलग अलग हिस्से में बांट लेते हैं। ये पुश फैक्टर है, ये पुल फैक्टर है। पुश फैक्टर यानी आकर्षण वाले बल, यहाँ पर मैग्नेट यानी चुंबक के साथ इसे दिखाया है। अगर किसी क्षेत्र में हेल्थ केयर की फैसिलिटी अच्छी है, वहाँ पर सामाजिक तौर पर कल्चरली अगर वहाँ पर पीसफुल वहाँ पर लाइफ है लोगों की, यानी कल्चर और जो सोसाइटी है वो सेफ फील करती है, वहाँ पर एजुकेशनल फैसिलिटी अच्छी है, वहाँ पर जॉब है, मनी है,
वहाँ पर जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़िया है, खाने पीने की सुविधाएं हैं, तो ये सब एक सकारात्मक कारक के तौर पे काम करते हैं और अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ये एक तरह का पुल फैक्टर है, खींचता है अपनी तरफ। ये माइग्रेशन यानी इसकी तरफ अगर ये जो सुविधाएं जहाँ मिलेंगी वहाँ पर लोग खींच करके जाएंगे, ये खींचने वाला बल है। जबकि हम पुश फैक्टर की बात करें, पुश फैक्टर देखिए डायग्राम से लग रहा है धक्का दे रहा है इसको। धक्का कोई भी क्षेत्र कब देगा या वहाँ पर पुश फैक्टर तब काम करेगा जब वहाँ पर किसी तरह के फिजिकल जो बैरियर्स वहाँ पर आपको दिखाई दें, क्लाइमेटिक डिजास्टर्स दिखाई दें, टेरेन अनइवन हो, वाटर सप्लाई अच्छी नहीं हो, वहाँ का लाइफ स्टैंडर्ड जो है लिविंग स्टैंडर्ड वो बहुत बढ़िया नहीं हो, इंस्टेबिलिटी वहाँ की सोसाइटी में और पॉलिटी में वहाँ पर दिखाई दे, यानी वहाँ का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो भी इंस्टेबल हो, सरकारें अस्थिर रहती हों, समाज में दंगे फसाद की स्थिति हो, गरीबी हो, शिक्षा हो, ये सारे वो नकारात्मक पहलू हैं जो किसी स्थान से लोगों को भगाते हैं, एक तरह का पुश फैक्टर, धक्का देने का काम करते हैं। ये दोनों फैक्टर्स हैं जो माइग्रेशन से जुड़े हुए हैं, पुल फैक्टर और पुश फैक्टर कहे जाते हैं। अब हम प्रश्न पर वापस आते हैं। इनमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पुश फैक्टर, इनमें से कौन सा पुश फैक्टर यानी धक्का देकर के भगाने वाला बल नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट, ये एक नकारात्मक कारक है, ये धक्का देकर के भगाएगा, ये पुश फैक्टर है। एपिडेमिक, बीमारी होगी किसी क्षेत्र में, वहाँ से भी लोग भागेंगे। जल की कमी होगी, वहाँ से भी लोग छोड़ करके जगहों को जाएंगे। मेडिकल फैसिलिटीज़, चिकित्सकीय सुविधा अगर किसी क्षेत्र में है तो ये एक नेगेटिव फैक्टर नहीं है, ये एक पुश फैक्टर नहीं है, दिस इज अ पुल फैक्टर। सुविधाएं होने से लोग उस क्षेत्र की तरफ जाएंगे, यानी हमारे प्रश्न का सही उत्तर है मेडिकल फैसिलिटीज। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन, व्हाट इज दिस, क्या है ये? बच्चों हमने पढ़ा है जन्म दर, मृत्यु दर और माइग्रेशन, यानी डी आर बी आर के साथ जब हम माइग्रेशन को ऐड कर देते हैं तो वो हमारी एक्चुअल ग्रोथ को दिखाता है पॉपुलेशन की, यानी जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि को दिखाता है। पॉजिटिव निगेटिव तो वैल्यूज़ के हिसाब से है, जब वो ये लास्ट वाला जो बिंदु है वो अगर नेगेटिव दिखाई देता है तो हम इसे नकारात्मक वृद्धि कहेंगे, पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ग्रोथ होगी। लेकिन यहाँ पर दो बिंदु जिनके बीच में डाउट हो सकता है, नेचुरल ग्रोथ एंड एक्चुअल ग्रोथ। नेचुरल ग्रोथ में हम डी आर और बी आर को ही केवल शामिल करते हैं और एक्चुअल ग्रोथ में हम डी आर बी आर के साथ माइग्रेशन को भी ऐड कर देते हैं। माइग्रेशन प्लस लिखा, इन माइग्रेशन को यानी आने वाली माइग्रेशन ऐड हो जाती है उस इलाके में, और आउट माइग्रेशन जो जनसंख्या वहाँ से जाती है वो माइनस हो जाती है। इसको ऐड करके हम अपने उत्तर तक पहुँचते हैं। अपने टेक्स्ट बुक से भी देख लें, यहाँ पर नेचुरल ग्रोथ को बताया गया, नेचुरल ग्रोथ इज कैलकुलेटेड बाय बर्थ माइनस डेथ। ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों आ सकती है। एक्चुअल ग्रोथ की जब आप बात करते हैं वास्तविक वृद्धि की, तो वो निकलता है डेथ और बर्थ के साथ, यानी डेथ को प्लस करके, डेथ को माइनस करके, बर्थ को प्लस करके, इन माइग्रेशन प्लस एंड आउट माइग्रेशन माइनस। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला फॉर एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। हमने अपने उत्तर में एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पहचान लिया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट पॉपुलेशन डेंसिटी। एरिया ऑफ रीजन एक्स इज 100 स्क्वायर किलोमीटर एंड द पॉपुलेशन इज 15 lakh persons, the density of population will be what? पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है। पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए आप टोटल पॉपुलेशन और टोटल ज्योग्राफिकल एरिया को साथ में रखते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी का ये सिंपल फॉर्मूला है पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया। हमारा ये जो नीचे दिया गया जो एग्जाम्पल है उसमें थोड़ा सा एक अंतर है। रीजन का जो एरिया है इन स्क्वायर किलोमीटर वो तो 100 ही है, लेकिन जो पॉपुलेशन है टोटल पॉपुलेशन उसमें एक जीरो और बढ़ा दीजिए। ये आपके क्वेश्चन का जो पैटर्न है जिस पर ये एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पर डेंसिटी में भी हम एक जीरो बढ़ा लेते हैं और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आप 2 जीरो से 2 जीरो माइनस करिए, जो आंसर है वो निकल आएगा 15,000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। क्योंकि वहाँ पर दिए गए प्रश्न में यहाँ पर थोड़ी जनसंख्या ज़्यादा थी तो हमारा एक्चुअल आंसर आएगा 15,000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। दिस इज डेंसिटी, रिक्वायर्ड डेंसिटी इज 15,000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ये हमारे सेकंड ऑप्शन में है, दिस इज द राइट आंसर। इस तरीके से आप पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, इसमें से तीनों में से कोई भी एलिमेंट एक जो गायब होगा आप बाकी दो को रख करके उसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। यानी अगर इनमें पॉपुलेशन डेंसिटी दी हो और एरिया नहीं दिया हो तब भी आप निकाल सकते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी और एरिया दिया हो, पॉपुलेशन टोटल नहीं दिया हो तब भी आप इस फॉर्मूले में रख करके उसको मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके इस तरीके से आप अपने कैलकुलेशन कर सकते हैं और अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इस डायग्राम में एक A6 पिरामिड दिया हुआ है, आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई दिस A6 पिरामिड विद एग्जांपल। ये जो पिरामिड है बच्चों, इस तरह के पिरामिड में अगर हम नीचे इसका बेस देखें तो ये बेस काफ़ी कम है, यानी बहुत कम जन्म दर यहाँ पर दिखाई देती है। साथ में मृत्यु दर जो है वो
वो भी कम दिखती है, जनसंख्या ऊपर की तरफ भी कम है और नीचे की तरफ भी हमें कम दिखती है। यानी ऐसा सोसाइटी जिसमें वर्किंग क्लास तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, अगर दोनों जेंडर की बात करें, ये एक तरह के डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन पिरामिड को दिखाता है। हमारे सभी ऑप्शन में डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन पिरामिड का ऑप्शन एक ही है और वो एग्जाम्पल है जापान का। जापान का उदाहरण इस तरीके का है क्योंकि वहाँ की जनसंख्या में हमें नकारात्मक वृद्धि दिखाई दे रही है। हर डिकेड के साथ जनसंख्या में कमी दर्ज होती है क्योंकि वहाँ पर जन्म दर कम है, मृत्यु हालांकि कम है सुविधाएं ज़्यादा होने से, लेकिन जन्म दर में भी कमी है जो कि ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड को दिखाता है। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप इज कंसिडर्ड एज वर्किंग पॉपुलेशन? निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या दिखाता है? बच्चों, हमने एज ग्रुप जब बनाई थी, एज ग्रुप के लिए हम जानते हैं 0 to 14, 15 to 59, 15 से 59 और एबव 16, ये 3 ग्रुप हम जनसंख्या में बनाते हैं, जिनमें से पहले जो 2 वर्ग हैं यानी 0 से शुरू करके 14 वर्ष तक का जो आयु वर्ग है और 60 के ऊपर तक का जो आयु वर्ग है, इसको हम डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। यानी ये आश्रित जनसंख्या है, जबकि ये बीच वाली जनसंख्या है ये कार्यशील जनसंख्या है, ये वर्किंग पॉपुलेशन मानी जाती है। हमें प्रश्न कार्यशील जनसंख्या के बारे में पूछा गया था, वर्किंग पॉपुलेशन के बारे में। दिस इज द राइट आंसर, 15 to 59 ये हमारा सही विकल्प है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें इस देश को पहचानना है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। आइडेंटिफाई दिस कंट्री विच हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाले क्षेत्रों में से एक। बच्चों, ये जो क्षेत्र है ये एग्जाम्पल है सिंगापुर का। सिंगापुर की जो डेंसिटी है वो लगभग 8000 से ज़्यादा है प्रति वर्ग किलोमीटर में अगर आप बात करें। वैसे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाले जो देश हैं उनमें मकाऊ का नाम आता है, मोनाको का नाम आता है और उसके बाद कहीं जाकर के सिंगापुर का नाम आ पाता है। लेकिन वास्तव में इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र के बारे में आपको ये चित्र दिया गया है, वो चित्र सिंगापुर का है। और सिंगापुर जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा रखता है बजाय अगर हम बाकी एशिया के दूसरे और देशों की तुलना करें, क्योंकि इसका कुल क्षेत्रफल कम है और हम जानते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल ज्योग्राफिकल एरिया से निकाला जाता है। तो क्योंकि उसका जनसंख्या, उसका जो क्षेत्रफल है वो कम है, इसलिए पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा आती है। सिंगापुर की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 8109 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ये डेंसिटी यानी 8000 से ज़्यादा व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में वहाँ पर रहते हैं। हमारे इस प्रश्न का उत्तर सिंगापुर है। सिंगापुर के बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड? बच्चों, हिंदी में इस प्रश्न में जनसंख्या घनत्व ही लिखा गया था, जबकि वास्तव में ये क्वेश्चन यौन अनुपात के बारे में, सेक्स रेशियो के बारे में पूछा गया था। और हमारी टेक्स्ट बुक से, एनसीईआरटी बुक से हमें पता चलता है कि वो जो देश है उसका नाम है लाटविया, जिसमें जेंडर रेशियो सबसे ज़्यादा है एज़ पर एनसीईआरटी बुक। ये लाटविया की स्थिति कहाँ पर है, हमें ग्लोब पर ये पहचान रखनी चाहिए क्योंकि मैप पर भी आपको इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। लाटविया ईस्टर्न यूरोप में यानी कि पूर्वी यूरोप में पड़ने वाला एक देश है। ये फॉर्मर यूएसएसआर जो एक सोवियत संघ हुआ करता था उसका भी उसका एक पार्ट रहा है। 1991 से ये एक अलग आज़ाद मुल्क के रूप में जाना जाता है। लाटविया जो कि बाल्टिक कोस्ट भी पर भी पड़ता है, ये पूर्वी यूरोप का एक देश है। हमें मैप पर इसकी पहचान रखनी चाहिए। हम जिन भी फैक्ट्स को पढ़ते हैं मैप पर भी हमें उन्हें साथ साथ देख करके चलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आफ्टर लाटविया, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ नाइजीरिया इज। नाइजीरिया की जनसंख्या पिरामिड कैसा होगा? बच्चों, जनसंख्या पिरामिड की बात करें तो नाइजीरिया अफ्रीका का एक देश है और वहाँ पर जन्म दर भी अच्छी खासी है और मृत्यु दर भी ज़्यादा है। वहाँ पर जनसंख्या एक्सपेंड करेगी यानी वहाँ पर एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड मिलेगा। विस्तारित होती हुई जनसंख्या का पिरामिड हमें नाइजीरिया में देखने को मिलेगा। हमें उसके आर्थिक स्तर, सामाजिक स्तर के अनुरूप उस देश के पिरामिड का अनुमान रखना चाहिए। ये नाइजीरिया का है जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है। हम देख सकते हैं नीचे की तरफ जो इसका बेस है वो बहुत चौड़ा है यानी जन्म काफ़ी ज़्यादा है और ऊपर की तरफ मृत्यु भी ज़्यादा है, लेकिन ऊपर की तरफ लगातार इसमें कमी होती जाती है। एक ट्रायंगुलर शेप का इसका पिरामिड बनता है और ये एक्सपेंडिंग A6 पिरामिड होता है और नाइजीरिया इसका अच्छा एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज? इनमें से जनसंख्या परिवर्तन का कौन सा घटक नहीं है? हम जनसंख्या परिवर्तन के घटकों की बात करते हैं। देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, BR, DR प्लस माइग्रेशन। ये जो माइग्रेशन का फैक्टर है ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वास्तविक वृद्धि को दिखाता है। हम ऑप्शन को देखें, जन्म दर घटक है, मृत्यु दर भी घटक है, माइग्रेशन भी घटक है। केवल जेंडर रेशियो जो है वो इसका कंपोनेंट नहीं है, यानी लिंगानुपात जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। DR, BR और माइग्रेशन इसके घटक होते हैं। इस प्रकार से हमने अपना ये पूरा टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। इनके सारे क्वेश्चन विद करेक्ट आंसर आप अपनी कॉपी में एज होमवर्क लिखेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे
और इस प्रकार से अपने सारे चैप्टर्स को बारी बारी हम प्रैक्टिस करते चलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।